आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन के बारे में जिसका भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। इस लेक्चर में हम ढूंढेंगे कुछ सवालों के जवाब, जैसे आरएसएस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या अंग्रेजों ने आरएसएस बनवाया था, क्या आरएसएस एक राइट विंग ग्रुप है, क्या आरएसएस के पास पैरामिलिट्री भी है, क्या बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आरएसएस की विचारधारा भारत के संविधान को सीधा चैलेंज करती हैं। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति से, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए थे। ये भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल था जिसमें एकता का शानदार प्रदर्शन हुआ। लेकिन इस क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को एक सबक सिखाया कि अगर भारत के लोग एकजुट हो गए तो उनके लिए राज करना मुश्किल हो जाएगा। तभी ब्रिटिश ने अपना सबसे डेंजरस और इफेक्टिव हथियार निकाला, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। उन्होंने समझा कि अगर भारत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी सामाजिक एकता तोड़नी होगी, और हुआ भी यही। ब्रिटिश सरकार ने धर्म, जाति और प्रदेश के आधार पर लोगों को तोड़ना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलीगढ़ कॉलेज को एनकरेज किया और हिंदूज के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता जैसे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया। मकसद एक ही था, दोनों कम्युनिटीज को अलग अलग रखना। आर्मी में कहा गया बिहारी और पूर्विया सिपाही अनरिलायबल हैं। अब ज्यादा रिक्रूटमेंट पंजाब के सिख्स, गुरखाज और पठान में होगी। सिविल सर्विसेज में बोला गया कि हिंदू ज्यादा एजुकेटेड हैं लेकिन मुस्लिम लॉयल हैं, यानी नौकरियां भी रिलीजन के आधार पर बनती थी। फिर 1905 में कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट्स में बांट दिया, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी। ऑफिशियल रीजन दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लेकिन असली वजह थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिश ने मुस्लिम इलाइट को दिखाया कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। रिजल्ट हुआ 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी और कम्युनल पॉलिटिक्स भारत के अंदर ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग को खुलेआम सपोर्ट किया ताकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच परमानेंट डिस्टेंस बन जाए, और बन भी गई। और फिर आया 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट लाया गया। मतलब हिंदू अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, मुस्लिम अपने कैंडिडेट को। एक देश पर दो अलग अलग वोटिंग सिस्टम। इस तरह हिंदू मुस्लिम के बीच ये दूरियां लगातार बढ़ती ही गई। इसी माहौल में एंट्री होती है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की। उनका जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था। पढ़ाई के दौरान वो कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में गए, जहां उनका संपर्क रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जैसे अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी से हुआ। कलकत्ता में पढ़ते टाइम हेडगेवार पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। 1916 के लखनऊ सेशन में वो नागपुर ब्रांच के एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में एक्टिवली भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ काफी स्पीचेस भी दी और उन्हें 1921 में जेल में भी भेजा गया। लेकिन जब गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया तो डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि कांग्रेस हिंदू आइडेंटिटी दबाकर मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है। तो हेडगेवार ने डिसाइड किया कि अब देश को एक ऐसा संगठन चाहिए जो पॉलिटिक्स नहीं करे बल्कि हिंदू समाज को अंदर से मजबूत करे। और फिर 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार ने नागपुर में एक ग्रुप बनाया, नाम था संघ। जी हाँ, इनिशियली आरएसएस का नाम केवल संघ ही था। 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस नाम रखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो की, लेकिन पहली शाखा में सिर्फ 5-6 स्वयंसेवक ही थे, लेकिन आइडिया बहुत बड़ा था। और दूसरी शाखा में 12 लोग थे और इनको पहली बार डॉक्टर हेडगेवार ने भाषण दिया। इनिशियली ये ग्रुप महाराष्ट्र में ही था, लेकिन 1930s के बाद ये नॉर्थ में भी एक्सपेंड करने लगा, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू यूनिवर्सिटी में आरएसएस को एक ऑफिस खोलने की और शाखाएं चलाने की परमिशन दी, और यहीं से नॉर्थ में भी आरएसएस तेजी से फैला। धीरे धीरे सेम विचारधारा के लोग जुड़ते गए और एक संघ से एक्सपेंड होकर परिवार बना। संघ परिवार 35 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है। हालांकि ऑन पेपर ये ग्रुप्स इंडिपेंडेंट है, बट सेम विचारधारा होने की वजह से एक ही ग्रुप इनफॉर्मली जुड़े हुए हैं। संघ परिवार में बहुत से नाम है, जैसे बीजेपी, इसको आप पॉलिटिकल विंग बोल सकते हैं आरएसएस की। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, बट विचारधारा मिलती जुलती है। और भी कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, एबीवीपी जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का एक ग्रुप है, सेवा भारती, ये ग्रुप बाढ़ और आपदाओं में लोगों की हेल्प करती है। विश्व हिंदू परिषद ये साधुओं का ग्रुप है जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई थी। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती ये एजुकेशनल ग्रुप हैं जो स्कूल्स खोलते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये 2012 में बनी थी, इसका मकसद मुस्लिम्स को भी इस ग्रुप में जोड़ना था। और बजरंग दल, ये नाम आपने सुना होगा वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को पार्क वगैरह में पकड़ते हुए। हालांकि ये बना था राम मंदिर के कार सेवकों की सेफ्टी के लिए 1984 में। ऐसे 35 से भी ज्यादा ग्रुप्स हैं जो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं। आरएसएस में सबसे बड़ी पोस्ट होती है सरसंघचालक। ये नॉमिनेशन से बनते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। जैसे जब कोई सरसंघचालक रिटायर होंगे तो अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर देंगे। करंटली मोहन भागवत
सरसंघचालक हैं जो 2009 से हैं। इनके लीडरशिप स्ट्रक्चर में सरसंघचालक के बाद आते हैं सरकार्यवाह, संघ के प्रशासन और दिनचर्या को हैंडल करते हैं ये। फिर आते हैं सह सरकार्यवाह, ये सरकार्यवाह को असिस्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रचारक, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, जो ग्राउंड वर्क करते हैं। प्रचारक वो ही लोग बन सकते हैं जिसने शादी नहीं की हो और ना कोई बिजनेस हो और ना कोई मोह हो। प्रचारक मतलब अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस को डिवोट कर दो। करंट पीएम मोदी भी आरएसएस के प्रचारक थे। रेयर केस में ही कोई शादीशुदा प्रचारक बनते हैं, मोस्टली सब बैचलर ही होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या आरएसएस का मेंबर बनने की कोई फॉर्मल आइडेंटिटी होती है, मतलब कोई आई कार्ड होता है आरएसएस का? तो इसका आंसर है नहीं, आरएसएस का मेंबर की कोई फॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं होती। और अगर किसी को आरएसएस का हिस्सा बनना है तो उसको सबसे पहले शाखा ज्वाइन करनी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि शाखा क्या है? शाखा एक तरह की क्लास होती है जिसमें नेशनलिज्म, हिंदुत्व की नॉलेज और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। पूरे इंडिया में 60,000 से ज्यादा शाखाएं हैं और 60 लाख से ज्यादा लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आरएसएस अंग्रेजों ने बनाया और भारत की आजादी में आरएसएस का रोल क्या था? 1925 में आरएसएस बनने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने इस ग्रुप को पॉलिटिक्स से दूर रखा, क्योंकि उनको पता था कि अगर पॉलिटिक्स में इस ग्रुप को लेकर आएंगे तो बैन हो जाएंगे। हालांकि जब सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी के दांडी मार्च से, तो डॉक्टर हेडगेवार खुद दांडी मार्च में गए और 1 साल की उनको जेल भी हुई थी। लेकिन आरएसएस एज ए ग्रुप आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। आरएसएस के लोग जरूर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आंदोलन से जुड़े थे। इस तरह आरएसएस कभी बैन नहीं हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी आरएसएस का यही स्टांस था। इस समय आरएसएस के सरसंघचालक थे एमएस गोलवालकर। भारत के आजादी के समय आरएसएस ने पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज की बहुत मदद की। साथ ही आरएसएस पर दंगे भड़काने के भी आरोप लगे। हालांकि आरएसएस ने ऑफिशियली ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों को मारो। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे गोली मार देता है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। हालांकि आरएसएस का कहना था कि नाथूराम ने आरएसएस को 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। फिर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया और इसके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गोलवालकर को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस से बात की और आरएसएस संविधान को मानने और ट्राई कलर को एक्सेप्ट करने पर एग्री हो गए और बैन हटा दिया गया। इससे पहले आरएसएस संविधान को नहीं मानते थे और ट्राई कलर को भी नहीं मानते थे। बाद में महात्मा गांधी की हत्या के लिए एक कमीशन बनाया गया, जस्टिस कपूर कमीशन, जिन्होंने कहा कि नाथूराम आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन गांधी जी की हत्या में आरएसएस की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ऑफिशियली और लीगली आरएसएस को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गया और आज भी इस टॉपिक पर खूब पॉलिटिक्स होती है। इस बैन के बाद आरएसएस समझ चुका था कि उनको भी पॉलिटिक्स में आना होगा, नहीं तो कभी भी बैन लग जाएगा। इसके बाद गोलवालकर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बात की, जो नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे थे। वो एक राइट विंग नेता थे। इसके बाद 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई गई, जिसमें शामिल थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी कई नाम। हालांकि सीट्स इतनी कुछ खास आती नहीं थी इस पार्टी की, क्योंकि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस की छवि बहुत खराब हो गई थी। लेकिन छवि सुधरी जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, जब आरएसएस ने बहुत हेल्प की आर्म्ड फोर्सेस की, बहुत जगह खासकर दिल्ली में पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया। इसे खुश होकर पंडित नेहरू ने 1963 की परेड में आरएसएस को इनवाइट किया और आरएसएस ने परेड भी की। इसके बाद इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में आरएसएस को बैन कर दिया गया। इमरजेंसी हटने के बाद पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी बहुत सी विपक्ष की पार्टीज मिलकर बनी थी, लेकिन उनकी यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए 2 साल ही ये सरकार चली और जनता पार्टी टूट गई। 1980 में बीजेपी बनती है, जिसमें जनसंघ के पुराने सभी नेता होते हैं। 1980s में वीएचपी ने अयोध्या मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। धीरे धीरे बीजेपी भी इस मुद्दे पर जुड़ गई। बीजेपी का ये मुद्दा उठाना उनके लिए पॉलिटिकली बहुत फायदेमंद रहा। उनका वोट बैंक बहुत बढ़ा। जहां 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी, 1991 आते आते 120 हो गई और 1998 में तो 182 सीट्स लेकर सरकार भी बनाई। हालांकि आरएसएस और बीजेपी में इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर कुछ मतभेद भी रहे। जैसे 2004 में एनडीए लेड बीजेपी एफडीआई के फेवर में थे और आरएसएस इसके अगेंस्ट। 2004 और 2009 के इलेक्शंस में आरएसएस का इतना सपोर्ट नहीं रहा बीजेपी को, लेकिन 2014 में आरएसएस ने भरपूर सपोर्ट किया और बीजेपी 282 सीट्स लेकर आई। अब हम जानते हैं आरएसएस की फिलोसफी। आरएसएस की ऐसे तो कोई रिटर्न फिलोसफी नहीं है, बट जो इनकी मैगजीन्स आती हैं और इनके थॉट्स जानकर हमें आरएसएस की फिलोसफी पता लगती है। पहली फिलोसफी है अखंड भारत। इनका मानना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश होना चाहिए। और दूसरा है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जो दीनदयाल उपाध्याय की फिलोसफी है। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमैनिज्म
को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तीसरा है हिंदुत्व। आरएसएस का मानना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये काफी कंट्रोवर्शियल रहता है क्योंकि भारत के संविधान में भारत एक सेक्युलर कंट्री है। तो ये था पूरा लेक्चर आरएसएस के बनने से उभरने तक। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।